तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में समझे। हेलो हेलो, जी समझ रहे हो? जी सर। हेलो हेलो जी सर। हेलो। जी सर। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में डिसेनिया मैंने बताया, डिसेनिया ओनेचेरसन, नॉक्टर्नल डिसेनिया मीन्स रात में दम फूलना, पैरोक्सिस्मल डिसेनिया जो भी पेशेंट लेटने की कोशिश करेगा इतना दम फूलने लगेगा वह बैठ जाएगा। नॉक्टर्नल डिसेनिया क्यों? कि परमानेंट डायलिटेशन हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है वहाँ, उसके कारण अब फ्लूइड इतना ब्रोंक है कि जिस नली है ब्रोंकस में भी, ब्रोंकी में भी पूरा में स्पुटम फिलअप हो रहा है, जिसके कारण ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाए, पेशेंट उनका बैठ जाता है। ये पेशेंट सिटेन लेया लाइन हाफ लाइन में बैठ जाता है पेशेंट, हाफ चेयर में कटअप पर, तो वो आदमी को रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। दूसरा ब्रीथिंग साउंड उसमें कॉमन है, नॉइजिंग साउंड जो विदाउट स्टेथोस्कोप भी सुन सकते हो, और ब्रोंकिएक्टेसिस और अंडरलाइन सीओपीडी, जो तरह सीओपीडी का है साइन सिम्टम लगभग सेम है, सीओपीडी भी है, इसमें उससे ज्यादा ब्रोंकोरिया है, एक ही है ब्रोंकोरिया, और इसमें परमानेंट डायलेटस लार्ज ब्रोंकी का हो जाता है, दोनों में ये डिफर है सीओपीडी और ब्रोंकिएटिस। दूसरी बात एग्जैसर्वेशन ऑफ द इन्फेक्शन में स्पुटम वोल्यूम अभी हम बताए हैं कि ब्रोंकोरिया कॉमन, यानी बहुत ज्यादा, यानी पर आवर 140 ml से ज्यादा निकलना, या एक दिन में 250 ml से, किसी किसी में 500 ml से ज्यादा निकलना, स्पुटम को ब्रोंकोरिया में आता है। दूसरी बात, अक्सर उसका स्पुटम जो होगा म्यूकोपुरुलेंट या ऑफेंसिव कलर जो होगा, फॉल स्मेलिंग होगी, क्योंकि सेकेंडरी इन्फेक्शन के बाद वह एनरोस बैक्टीरिया इन्वॉल्व कॉमन हो जाता है, जिसके कारण, या हिमेप्टेसिस कॉमन होगा। उसके बाद इवेल्यूशन ऑफ डायग्नोसिस में, डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन में सबसे पहले हिस्ट्री एंड फिजियोलॉजिकल एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि हिस्ट्री ही से पता क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्रोंकिएक्टेसिस एंड सीओपीडी, दैट इज कॉल्ड एम्फिज्मा या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकिएक्टेसिस। देखो तीनों चीज है, लेकिन तीनों में चौथा ब्रोंकियल अस्थमा, चार चीज लंग्स का चार ये डिजीज है कॉमन, जो सेम लगभग 80%, कुछ ही 10% डिफर है दोनों सब में, लेकिन सेम डायग्नोसिस, सेम मेडिसिन, सेम तरह से चलते हैं लोग। तो इसलिए हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन का प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा, कि हिस्ट्री से उसको पता चलेगा कि क्या उसको पहले टीबी हुआ था कि नहीं, पहले निमोनिया हुआ था कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो और दूसरी फैमिलियर हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन से, जैसे मान लिया एग्जाम्पल फिजिकल एग्जामिनेशन, क्लबिंग ऑफ फिंगर देखना है कि क्लबिंग ऑफ फिंगर है कि नहीं, तो क्योंकि क्लबिंग ऑफ फिंगर परमानेंट डायलिटेशन जहां हो जाएगा, उसके बाद ऑक्सीजन डिफिशिएंसी होने से पेरिफेरी भी ऑक्सीजन डिफिशिएंसी होगी, इसलिए क्लबिंग फिंगर कॉमन होगा, तो इसको देखना पड़ेगा। दूसरी बात एक्सरे चेस्ट में, इसमें भी हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स होगा, हाइपर इन्फ्लेटेड लंग इसमें भी होगा, लेकिन ब्रोंकिएक्टेसिस में क्या हो जाएगा, मान लिया कि लीजन क्लियर हो जाएगा, ड्राइनेस पूरा लीजन आएगा, मान लिया कि निमोनिया था, लोबार निमोनिया था तो उसका पैचेज है, उसी तरह इसमें ट्यूबरकुलोसिस था तो उसको, जैसे मान ट्यूबरकुलोसिस में पेशेंट सफर कर रहा होगा, अगर होगा कैविटेशन होगा ट्यूबरकुलोसिस, तो उस कैविटेशन की तरफ दाग उसमें लेयर लंग्स में ड्राइनेस सूखा पैच बना रहेगा, वह पैच इसमें ज्यादा नजर आएगा। एम्फिज्मा में पैच उससे नजर नहीं आती है, हाइपर लंग्स होता है, दोनों डिप्स का स्पेस बढ़ जाता है, लेकिन इसमें क्या होगा, जिस लोग में ब्रोंकस होगा वहां पूरा डायलेटेशन होने की वजह से उस एरिया का पूरा कलर चेंज हो जाता है। हेलो हेलो, आ रही आवाज? जी सर। जी जी आवाज आ रही है। हेलो जी सर आवाज आ रही है आपकी। हेलो, सुन रहे हो? हेलो, जी सर आवाज आ रही है आपकी। तो जिसके कारण एक्सरे का में यही डिफर है, उसमें सिर्फ हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स हो जाएगा, इसमें पूरा पैच कैविटी क्लियर नजर आ जाएगा कि पेशेंट से ट्यूबरकुलोसिस था या ये निमोनिया था उसका, इसलिए अक्सर क्लियर आ जाएगा, तो वो बहुत डिफर हो जाता है फोटो देखने के बाद।
दूसरी बात, ब्लड टेस्ट में बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन होता है या रिकरेंट निमोनिया हो या रिकरेंट इन्फेक्शन होता है, और अक्सर रिकरेंट इन्फेक्शन में सेकेंडरी इन्फेक्शन दैट इज कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया इन्वॉल्व, या एनारोब्स बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया और एनारोबिक बैक्टीरिया दोनों इन्वॉल्व कॉमन हो सकता है, जिसके कारण ब्लड टेस्ट करने के लिए टोटल WBC काउंट देखना जरूरी है, एनीमिया देखने के लिए HB और टोटल RBC देखना जरूरी है। दूसरी बात, डिफरेंशियल काउंट में रिकरेंट होता रहता है, इसलिए उसमें न्यूट्रोफिल और दूसरी एलर्जी का कारण अगर हो तो स्नोफिल, दो चीज इसको इम्पोर्टेंट है देखना। न्यूट्रोफिलिया हो सकता है, स्नोफिलिया हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ और सब में क्रोनिक हो गया और बहुत दिन से लंबा है तो लिम्फोसाइट बढ़ेगा, लेकिन रिकरेंट में न्यूट्रोफिली बढ़ता था, बार बार उसको एंटीफाइगोटिक एक्शन जो है बॉडी में तुम्हारे अगेंस्ट उसके लड़ते रहता है, बैक्टीरिया वायरस लड़ने की कोशिश करता है, इसलिए न्यूट्रोफिल एंटीफाइगोटिक एक्शन रखता है, जिसके कारण न्यूट्रोफिलिया होगा, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर। तो दूसरी बात, चेकिंग ऑक्सीजन लेवल इन द बॉडी, बहुत ज्यादा है सेचुरेटेड पावर ऑक्सीजन, तो बहुत जरूरी है इसमें देखना, इसलिए कि ऑक्सीजन की डिफिशियंसी इसमें कॉमन होती है, सन में भी होती है, उससे ज्यादा इसमें ज्यादा होती है, और अक्सर इस पेशेंट उस दोनों इम्पीजमा से ज्यादा इसमें थक जाता है, ज्यादा खतरनाक चीज है उससे, इसलिए उससे और अक्सर एक पेशेंट को ऑक्सीजन लेवल बहुत देखना चाहिए। दूसरी बात, जब आईसीयू में जब वैसा एडमिट होता है तब एबीजी इसमें भी जरूरी है, जिसमें उस तरह एबीजी देखना है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के लिए, इसमें भी कॉमन होता है। दूसरी बात, लंग एस्पायरोमेट्री, तो बोलिए लंग्स फंक्शन एस्पायरोमेट्री, उसके बाद एबीजी, और दूसरी बात एस्पायरोमेट्री इसमें भी देखना है, और एक फोर्स एस्पायरेटरी जो फोर्स वैल्यू कैपेसिटी 1 मिनट में है वह जो 0.7 से डिक्रीज इसमें बताया था, उसमें इसमें भी देखना है कि 7 से डिक्रीज हो रहा है कि नहीं, से 80% से डिक्रीज हो रहा है कि नहीं, तो ये चीज भी इम्पोर्टेंट है, इसमें भी एस्पायरोमेट्री टेस्ट करना है। दूसरी बात, इसमें भी सीटी स्कैन का इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा इसमें ज्यादा पड़ सकता है, क्योंकि इसमें कभी कभी कितना लोग क्या है उसको देखने में डिफर नहीं कर पाते हैं, तो एक तो ब्रोंकोस्कोपी से देख सकते हैं, ब्रोंकोस्कोप बेस्ड डायग्नोस्टिक टूल है, दूसरा सीटी स्कैन, तो ब्रोंकोस्कोपी हर जगह नहीं हो सकता, उससे ज्यादा इजी अवेलेबल सीटी स्कैन है, लेकिन ब्रोंकोस्कोपी जो पल्मोनरी डॉक्टर है डीएम प्रॉब्लम उसे वही करते हैं, और अन्यथा और दूसरे जगह अवेलेबल नहीं रखेगा, क्योंकि कॉस्टली भी है और जल्दी हर को करने भी रहेगा ब्रोंकोस्कोपी, इसलिए तो सीटी स्कैन तो टेक्नीशियन भी कर सकता है और रेडियोलॉजी रिपोर्टिंग करते हैं, इसलिए सीटी स्कैन इसमें उससे पहले करना जरूरी है। उसके लोब्स को देखने के लोबार निमोनिया हुआ था, लोबुलार है, किस लोब में, एक लोब में है, मल्टी लोब में इन्वॉल्व है, या लार्ज ब्रोंकस उसी जगह इन्वॉल्व है, इसलिए इसको देखना है कि डायलेटेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स ब्रोंकस, उसके लिए स्पुटम बहुत जरूरी है सीटी स्कैन। दूसरी बात, स्पुटम कल्चर हम लोग ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव को कंफर्म करने के लिए करते हैं, और स्पुटम कल्चर एंड सेंसिटिविटी और कौन मेडिसिन सुटेबल है वो बता देता है 48 से 72 घंटा स्पुटम का टेस्ट करने के बाद। दूसरी बात, एरोब्स एनारोब्स भी बता देगा वो, सीडोमोनास, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये सब करने के लिए लोग टेस्ट करते हैं। दूसरी बात, ब्रोंकोस्कोपी एक करते हैं लोकल ऑब्स्ट्रक्शन होने के बाद फॉरेन बॉडी इन्वॉल्व हो गया या ट्यूमर लंग्स, उसके लिए भी करते हैं, और परमानेंट डायलेटेशन देखने के लिए भी करते हैं, तो ब्रोंकोस्कोपी हर जगह अवेलेबल नहीं है, लेकिन वह एक टेस्ट करते हैं। दूसरी बात, इम्यूनोग्लोबिन टेस्ट है, तो सीरम इम्यूनोग्लोबिन टेस्ट करते हैं कि इम्यूनिटी कितना, इम्यूनिटी सप्रेशन तो नहीं हो गया, इम्यूनिटी तो नहीं हो गया, इसलिए वो टेस्ट है। दूसरा, सीलिया फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, कार्टा सिंड्रोम के लिए, हेरिडिटी क्रोमोसोम एबनॉर्मल के लिए सब देखते हैं, सीलिया फंक्शन स्ट्रक्चर कार्टा सिंड्रोम के लिए देखते हैं, दूसरी उसके लिए देखते हैं। और उसके बाद ट्रीटमेंट का जो गोल होना चाहिए, एलिमिनेट कॉज, इम्प्रूव ट्रैकियोब्रोंकियल क्लियरेंस, कंट्रोल इन्फेक्शन, रिवर्स एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, इसलिए ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, गोल आता है कि पेशेंट ठीक हो। ठीक तो पूरी तरह नहीं होती है, लेकिन काम चला हो जाए, मतलब कि जब तक बहुत ज्यादा जब खुला तो मेडिसिन देते रहेंगे, जब तक मेंटेन है, जब तक जिंदा रहे जब तक मेडिसिन पड़ता है, ऐसा नहीं है कि पेशेंट ठीक हो जाता है। जब तक एक बार हो गया, जब तक जिंदगी भर उस पेशेंट को ऑक्सीजन आते रहेगा, 3 महीना 6 महीना लगेगा, खत्म होता है,
मेडिसिन पर रहना ही पड़ेगा। इसको अगर शुरू में हुआ तो रिवर्स के लिए देखना पड़ेगा कि रिकले में कोशिश कर रहा है, ट्राई करते हैं कि गोल होता है कि हम कर लें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पेशेंट हमेशा के लिए ठीक होता है, कभी नहीं ठीक होता है। दूसरी बात, कभी कभी इम्यूनोग्लोबिन अगर कम है, इम्यूनोग्लोब आता है, इम्यूनोसप्रेशन इंजेक्शन आता है इम्यूनिटी पावर के लिए, तो हम लोग 1 ml, एडल्ट में 2 ml, बच्चा में 1 ml आता है, आयम देते हैं वीकली करके, 3 महीना हम लोग ऐसे करके देते हैं। तो इसका डोज होता है इम्यूनोग्लोबिन का, जैसे कि एडल्ट डोज में है 2 ml वीकली फॉर 3 मंथ, उसके बाद देन एवरी 1 मंथ फॉर 3 मंथ, ऐसे करके 2 डोज होता है इसका, जो पूरा 3 दिन 6 डोज कम से कम इम्यूनोग्लोबिन का होता है, उसको देना चाहिए। और उससे भी इम्यूनिटी जिसको कमजोर है उसको भी देना चाहिए, जो पेशेंट सफर कर रहा है उसको भी देना चाहिए। मान लिया अभी कोरोना वायरस, इसको भी इम्यूनोग्लोबिन देंगे तो इम्यूनिटी बनने के लिए कोशिश होगा, उसको भी दे सकते हैं। दूसरी बात, कोई आदमी रिकरेंट इन्फेक्शन हो सकता है कि ट्यूबरकुलोसिस हो गया हो, मान लिया कि टेस्ट किया उसमें ट्यूबरकुलोसिस रिकरेंट, फिर दोबारा फिर ट्यूबरकुलोसिस, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस भी रिकरेंट होता है, तो ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, एंटी ट्यूबरकुलोसिस मेडिसिन रख देंगे। तो उसके लिए हम लोग इससे पहले मैकबर्गन ट्यूबरकुलोसिस में हम लोग पढ़ा चुके हैं, इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस में उस टाइम में भी पढ़ाए थे। तो 2 तरह के उससे होता है, 2 मंथ या 3 मंथ इनिशियल होता है, और 6 मंथ से 9 मंथ तक या 9 मंथ तक कंटिन्यू फेज होता है, 2 फेज होता है। तो एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग का 2 फेज होता है। पहला फेज में जैसे रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, पैराजिनामोड, इथाम्बुटोल, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, पैराजिनामाइड, कम्पिटोल, आइस्ट्रोप्टेमाइसिन या कानामाइसिन या जेंटामाइसिन जो ये हो, ये करना। तो पहले ये चीज देखना चाहिए। एक मिनट। दूसरी बात, 2 से 3 महीने तक इनिशियल डोज है। अक्सर गवर्नमेंट में का जरूर में था पहले, अक्सर 2 ही महीना के लिए इनिशियल डोज होता है, लेकिन ऑन प्रैक्टिकल हम लोग 2 से 3 महीना देखते हैं। पेशेंट का जिसका सुधार है उस हिसाब से हम लोग देखते हैं। आप कंटिन्यूस फेज में होता है, पैराजिनामाइड खत्म कर देते हैं और एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन खत्म कर देते हैं। अगर जिस आदमी को एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन मान लिया स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं सूट कर रहा है, मान लिया कारामाइसिन नहीं सूट कर रहा है, उससे वर्टिगो होता है या रिएक्शन करता है, ओटैल्जिया होता है, कोरिया होता है, तो उसके कारण अगर वो है तो उसको नहीं देखकर क्विनोलोन ग्रुप या फ्लोरोक्विनोलोन ग्रुप, मान लिया क्विनोलोन ग्रुप में लिवोफ्लोक्सासिन, स्पारफ्लोक्सासिन तो दे सकते हैं, फ्लोरोक्विनोलोन ग्रुप में ओफ्लोक्सासिन दे सकते हैं। तो ये डोज है उसका फर्स्ट 2 से 3 महीना। कंटिन्यू फेज में पैराजिनामाइड छोड़ देते हैं और देते हैं, एंटीबायोटिक की जरूरी नहीं होती है कंटिन्यू फेज में। लेकिन रिकरेंट होने के बाद अगर कहीं फीवर आ रहा है, हिस्ट्री दे रहा है, रिकरेंट हो रहा है, तो उसमें भी हम लोग चलाते हैं कभी कभी, लेकिन वैसे जनरल पेशेंट ठीक रहेगा तो उसमें दें। दूसरी बात, कोर्टिकोस्टेरॉइड, अगर पेशेंट डायबिटीज नहीं है तो जनरल अगर मेडिसिन है तो एंटीबायोटिक के साथ, मान लिया कि ये सब नहीं है तो मान लिया कि मान लिया ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव था, मिक्स इन्फेक्शन हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, तो 1 ग्राम नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों लेकर हम लोग चलते हैं। मान लिया ग्राम पॉजिटिव, जब मान लिया कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए एमोक्सिक्लोबुलिक एसिड लेते हैं, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए लिवोफ्लोक्सासिन ले सकते हैं, जेंटामाइसिन, कानामाइसिन ये ले सकते हैं, और एक दोनों मिक्स कर ले सकते हैं तो अच्छी बात है कि दोनों मिक्स इन्फेक्शन से जल्दी कवर करेगा। दूसरी बात, कोर्टिकोस्टेरॉइड अगर डायबिटीज नहीं है तो ग्लूकोकोर्टिकोस्टेरॉइड, डेक्सोना या मिनरोकोर्टिकोस्टेरॉइड, तो ये वाइसोलोन, ओमनाकोर्टिल, सब प्रिनिसोलोन, मीथाइलप्रिनिसोलोन, इस सब का इंजेक्शन साथ में लेके करते हैं। तो क्या है कि वो एक एंटीबायोटिक के साथ मिलता है कोर्टिकोस्टेरॉइड, तो उसकी पावर को भी दुगना करती है और उसी साइड एडवर्स रिएक्शन को भी करता है। इसलिए कोर्टिकोस्टेरॉइड हम लोग यूज करते हैं, करना ही पड़ता है, इसलिए कि रिकरेंट क्रोनिक इन्फेक्शन हो सकता है और तब डॉक्टर के पास आता है, एक अच्छे डॉक्टर के पास, तो वो गांव से क्वेक से आरएमपी से दवा लेकर आता है, जिसके कारण वह उसको जरूरी पड़ जाता है कोर्टिकोस्टेरॉइड। पेशेंट इज नॉट सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज mellitus, you must be given corticosteroid medicine।
अगला है कि रिमूव एस्पिरेटेड मटेरियल। अगर एस्पिरेटेड मटेरियल अगर एस्पिरेटेड निमोनिया की वजह से हो गया, यानी एस्पिरेटेड निमोनिया में हो सकता है कि तो मान लिया खाना खा रहे थे, उस टाइम में इनहेल कर गया, एस्पिरेट कर गया, जिससे लंग में चला गया, तो वो फौरन कोशिश करना चाहिए निकालने का। और उसे बर्दाश्त ब्रोंकस ऊपर रहेगा तो उसी वक्त दम घुटने लगता है, लेकिन उससे नीचे अगर आ गया ब्रोंकुलस में तो कफिंग तो खूब करेगा, क्योंकि फौरन बड़ी है, फौरन बड़ी है, फौरन बड़ी है, इसलिए जल्दी से रिमूव करना चाहिए। इससे उनके डेथ होने के चांस भी होता है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा दिक्कत कफिंग होने लगता है। नॉक्टर्नल प्रोक्सिमल पैरोक्सिस्मल डिसेनिया, पैरोक्सिस्मल डिसेनिया उसको कहते हैं, बहुत ज्यादा होता है, इसलिए जल्दी से ऑक्सीजन चाहिए, अचानक से रिमूव करने की जगह से या रेफर करें हायर सेंटर। ये नहीं थे आरएमपी छोटा स्प्लिंग में बढ़ गया है, वहां पे कोशिश करें कि कहीं आर्टी फोर्सेप से निकल ले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अंदर चला गया तो जनरल के अच्छे जगह पर भेजना चाहिए, जैसे ब्रोंकोस्कोपी से निकाल दें, नहीं तो पेशेंट डेथ कर देगा। दूसरी बात, चेस्ट फिजियोथेरेपी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी। ऑक्सीजन थेरेपी उसके बाद तो देना ही है उसका, चेस्ट फिजियोथेरेपी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर फॉरेन बॉडी एंड जनरल लोग के लिए। जैसे ये देखो पॉस्चरल, ये देखिए पेशेंट अगर राइट लेफ्ट एंट्रो एपैकर सेगमेंट अपर लो, इस तरह पेशेंट, ऐसा पेशेंट जो है लेइंग डाउन पोजीशन मान लिया सोया हुआ है, तो सीओपीडी जैसे इम्फीजमा हो या इसमें ब्रोंकिएक्टिस में, ऐसा पेशेंट सो नहीं पाएगा। अक्सर वो चाहेगा इस तरह कार्डिक बेड टैप कर दो, एंटेरो एपैकल सेगमेंट में इसे देना है, पेशेंट ठीक रहेगा, या पोस्टीरियर एपैकल पेशेंट। दूसरी बात, दोनों पेशेंट में पेशेंट सोएगा यहाँ, और ये जो देखा गया है कि इस तरीका से निकाल सकते हैं बॉडी को, पेशेंट को देकर निकालने की कोशिश के लिए बताया। और दूसरी बात की म्यूकोलैक्टिक एंटी म्यूकोलैक्टिक ड्रग देखते हैं, जैसे प्रोमैक्सिन, डेक्सट्रोमेथार्सोन जो है मेडिसिन, वह तो म्यूकोलैक्टिक है। उसके बाद ब्रोंकोडायलेटर जैसे साल्बुटामोल, टर्बुटामोल, कफ सिरप में भी आता है, टैबलेट में भी है, इंजेक्शन में भी आता है। तो म्यूकोलैक्टिक गुड म्यूकोलैक्टिक एजेंट म्यूसिनेक्स आता है, एसिटाइलसिस्टीन, इट इज द एंटीडोट ऑफ द पैरासीटामोल, इससे पहले भी बताया। तो म्यूकोलैक्टिक टैबलेट भी दे सकते हैं, एक 1 टैबलेट 600 मिलीग्राम का आता है। कीप इन 1 ग्लास ऑफ वाटर और यूज बीडी या ओडी। दूसरी बात ओडी, उसके बाद ब्रोंकोडायलेटर में सल्बुटामोल या टर्बुटामोल देंगे। दूसरी बात पोस्चुरल ड्रेनेज के लिए कहेंगे, तो पोस्चुरल ड्रेनेज जो पीछे का स्ट्रक्चर है उस तरह से बैठ कर पोस्चुरल ड्रेनेज देंगे, इस तरह से पोस्चुरल से ड्रेनेज देंगे। दूसरी बात ये चीज है ऐसा कि ये ट्रीटमेंट है, उसी को आगे का मैंने जो बताया उसी हिसाब से, जैसे एंटीबायोटिक का। दूसरी बात इनहेलर, जिस तरह इम्फीजमा में सावा लावा है, इम्फीजमा में या सीओपीडी में बताए कि सावा लावा इसमें देखते हैं, तो इसमें भी सबसे पहले क्योंकि इसमें भी ज्यादातर एकदम प्रोक्सिमल डिसेनिया होता है, इसलिए इसमें दोनों देना है, टर्बुटालिन, सल्बुटामिल, साल्मेट्रोल और फॉर्मेट्रोल और फॉर्मेट्रोल के बाद बुडिसोनेट या कोर्टिकोस्टेरॉइड में मोमेंटासोन इनहेलर, तो ये देना बहुत जरूरी है। तो इसी हिसाब से कवर हो जाता है। अभी हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बता ही दिए, फ्लूरोनस या इम्यूनोग्लोबुलिन में जेंटामाइसिन, कानामाइसिन और क्विनोलोग्राम में रिबोफ्लोक्सासिन। दूसरी बात, उससे हाई ग्रुप में जाएंगे सेफेलोस्पोरिन में तो पिप्रासिन, डाइजोबैक्टम देते हैं। तो एडल्ट होता है 4.5 मिलीग्राम TDS डोज होता है, तो उस हिसाब से लोग देते हैं। और इसी तरह से करते हैं। दूसरी बात उसका सर्जरी है, सर्जरी हम लोग करना नहीं है, जानना नहीं है, जानना हल्का टेक्निक टैप खाली क्या अगर टैप और लंग सर्जरी में करता है, जैसे नीमो नेक्टोमी कहते हैं इसको, जिससे पर्टिकुलर एरिया में हो गया निमोनिया का चलता है, उसको कर सकते हैं। यह बहुत बड़ी चीज है, ब्रेन इंस्टीट्यूट में संभव है। यहाँ जैसे लोब जिसमें लोबेक्टोमी, जो लोब परमानेंट इलेक्ट्रिकल डिस्टर्ब हो रहा है, बार उसको करना है। वेट रिसेक्शन करना है, सेगमेंटोमी करना है, स्लिप लोबेक्टोमी है, ये सब एक लंग्स है सर्जरी का, लेकिन ये सब नहीं करना है। ऐसे करना ये सब बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट होती है, संभव नहीं है इस जनरल जगह में।
तो ये चीज तरह से हम लोग करेंगे, और तो ये प्लानिंग है। और यूनानी में असूल इलाज इम्पोर्टेंट है। हेलो, सुन रहे हो? हेलो 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 हेलो। जी सर। हाँ, बस 1 मिनट देख लेते हैं, राजीव पन्ना में ज्वाइन कर लेगा, 1 मिनट है। तो यूनानी में असूल इलाज जो है जरूरी है जी। जैसे असूल इलाज में जो जी सर। मुफ्त अरुक अद्विया यानी जी सर। खोलने वाली मुफ्त अरुक अद्विया इस्तेमाल ये करें, सुन- बलगम दवाओं का इस्तेमाल करें। अगर फीवर है तो दाफे हुम्मा, दाफे स्वाल अद्विया इस्तेमाल करें। तो ये चीज सब है, हम पीपीटी भेज देंगे हम, और देख लेना। तो नुस्खा हब्बे स्वाली का नुस्खा, जैसे हब्बे स्वाल जो मार्केट में मिलता है उसका नुस्खा है। उसमें जैसे अफ्यून 7 ग्राम, कुंदूर जो है 28 ग्राम, गोंद बबूर 14 ग्राम, असूल और मुकस्सिर छिलका 28 ग्राम। तमाम दवाओं का सत्तू बनाकर चने के बड़ा गोलियां बनाकर यूज करें, 2 गोली सुबह शाम, जैसे ये है। तो ये जनरल है, लेकिन ये सबसे जैसे ये यूनानी दवाई ये सबसे ये नहीं है कि हम लोग ठीक कर सकते हैं। ये सब सप्लीमेंट, अगर पेशेंट लंबा चल रहा है इनहेलर के साथ ये सब देंगे तो इम्यूनिटी पावर कुछ बढ़ेगा, फायदे के लिए ठीक रहेगा। लेकिन इस सबसे कुछ होने वाला नहीं है। जब मॉडर्न मेडिसिन में सब दवाई से ब्रोंकोडायलेट के बाद ठीक नहीं होता है तो नहीं होता है, लेकिन ऐसे यूनानी में एग्जाम में लिखने के लिए ये सब चीज़ है, और असूल इलाज बेहतर है। तो इसको करोगे। ये हो गया तुम्हारा इसका। कल दूसरे कल्चर पढ़ाएंगे। तो आज का लेक्चर टाइम हो गया है तो खत्म हो रहा है, ठीक है? हेलो का चेस्ट एक्सरे टाइप हेलो रखें। किस टाइप का नजर आएगा हेलो सर? जी चलो जी सर। चेस्ट बोलो, कुछ पूछना है? पूछो सर एक्सरे का कैसा नजर आएगा? क्या चीज? एक्सरे जो करवाएंगे सर उसमें पेज किस टाइप का नजर आएगा? चेस्ट में क्या बोला मैंने? जो लॉब इन्वॉल्व है उस लंग में कंसोलिडेशन नजर आएगा। ड्राइनेस कंसोलिडेशन ऑफ द लंग्स दैट पर्टिकुलर एरिया। मान लिया रैट लंग्स कॉमन इन्वॉल्व है एग्जाम्पल, क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया वायरस कोई भी होगा पहले रैट लंग्स में होता है, याद है, पता है ना? क्योंकि उसमें लंबाई स्पेस ज्यादा है, स्पेस ज्यादा है, और ऑक्सीजन सबसे पहले उसी लोग से इन्वॉल्व होता है, ये लेफ्ट लंग्स में कम होता है। तो इसके कारण रैट लॉब इन्वॉल्व होता है। मान लिया रैट लॉब में उस पर्टिकुलर एरिया में है तो वो पूरे ड्रेनेज होगा। तो पिक्चर होगा तो उसमें भेज देंगे। इसमें पिक्चर हम नहीं लोड कर पाए, टाइम नहीं मिल पाया, लेकिन इसमें फोटो नहीं दे पाए, लेकिन हम फोटो हम कल इस स्लाइड में देकर कल हम दिखा देंगे। जो 15 मिनट जो टाइम मिलेगा उसमें हम कल तुमको स्लाइड देकर उसको और अच्छा समझा देंगे। सेम इसमें स्लाइड में नहीं पाया, इसलिए नहीं लोड कर पाए, टैब नहीं मिल पाया। जी सर। ऐसे ही इसमें देखो, इसमें तो एक फोटो दिखाए थे उसमें, लेकिन लॉब्स कैसा रहेगा तो इसमें एक मिनट देखो, ये तो जनरल ऐसा नहीं पता चल पाएगा, ऐसा तो सीटी स्कैन से पता चलता, लेकिन उसमें दूसरे दिन कल बता देंगे। इस तरह देखिए लोग जो है ना एग्जाम पूरी देख लो, फोटो देख रहे हो का? हेलो, पिक्चर देख रहे हो सर? फोटो इस पर अभी स्लाइड पर फोटो नजर नहीं। अच्छा ठीक, तो ठीक है, नहीं आ रही तो कोई बात नहीं है, कल हम इसको दिखा देते हैं, ठीक है? और समझा देंगे, 15 मिनट जो टाइम मिलेगा उसको कर देंगे, ठीक? राजी का टाइम हो गया, वो कहेगा ज्वाइन करो भी। ठीक है, कल 1 बजे लेंगे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।